हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू साइंटेक बायोलॉजी। फर्टिलाइजेशन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक इंपॉर्टेंट इवेंट्स होता है। फर्टिलाइजेशन दो डिफरेंट गैमेट के बीच का मेटिंग है, जिसमें एक जो गैमेट होता है वो लार्जर नॉन मोटाइल होता है, जिसे हम ओवम कहते हैं यानी कि एग कहते हैं, और जो दूसरा गैमेट होता है वो कंपैरेटिवली ओवम से छोटा होता है यानी कि स्मॉलर होता है, और ये मोटाइल होता है जिसे हम स्पर्म कहते हैं। यानी कि स्पर्म का एग के साथ जो मेटिंग होता है उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन एक डायप्लॉइड बॉडी का फॉर्मेशन होता है, एक डायप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है जो कि 2n होता है यानी कि डायप्लॉइड होता है, और इसे हम जायगॉट के नाम से जानते हैं। तो ह्यूमन फर्टिलाइजेशन में न कि सिर्फ जायगॉट का फॉर्मेशन होता है, बल्कि यहाँ पर हैप्लॉइड एग और हैप्लॉइड स्पर्म्स का भी मेटिंग होता है, जहाँ पर दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स का इंटरमिक्सिंग होता है और एक नए स्पीसीज़ का फॉर्मेशन होता है, यानी कि वेरिएबल स्पीसीज़ का वेरिएशन के साथ एक नए स्पीसीज़ का फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइजेशन की इम्पॉर्टेंस की बात करें तो यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंस सामने देखने को मिलता है। पहला कि लाइफ के कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए फर्टिलाइजेशन इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा यहाँ जो फर्टिलाइजेशन होता है बिटवीन टू हैप्लॉइड गैमेट, जिसके कारण यहाँ जो क्रोमोसोम्स नंबर है जो कि एक न्यू स्पीसीज़ के अंदर डायप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, उसको भी ये मेंटेन करता है। तो ये दो सिग्निफिकेंस है फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन के प्लेस के बारे में बात करें तो फर्टिलाइजेशन फीमेल के फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। फेलोपियन ट्यूब जिसे हम ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं, ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। और एग्जैक्ट अगर लोकेशन की बात करें तो फेलोपियन ट्यूब में वैसे तो बहुत सारा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन यानी कि जहाँ पर एम्पुला और इस्थमस ऑलमोस्टली मिलता है, वो स्ट्रक्चर जहाँ पर एम्पुला और इस्थमस ऑलमोस्टली मिलता है, जॉइंट होता है, उस जगह पर फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे कि ये स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊँ, ये पोर्शन हमारा फिम्बरी हो गया, ये हमारा इनफंडिबुलम हो गया, ये हमारा एम्पुला हो गया, और ये हमारा इस्थमस हो गया। तो समवॉट फर्टिलाइजेशन जो है इस जगह पर ही होता है आफ्टर ओव्यूलेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइम की अगर बात करें कि फर्टिलाइजेशन कब होता है, तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एक स्पर्म का और एक एग का, यानी कि एक हैप्लॉइड स्पर्म और एक सेकेंडरी oocytes, जो कि एक एग है, मतलब ओवम अपने सेकेंडरी oocyte स्टेज में रहता है, उसी ड्यूरेशन में ये फर्टिलाइजेशन होता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये होती है कि ओव्यूलेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए। यानी कि फीमेल के ओवेरी से अगर एक एग का रिलीज़ होता है, एक एग रिलीज़ होता है जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं, तो ओव्यूलेशन के दौरान, ओव्यूलेशन के बाद इस एग का जो लाइफ स्पैन होता है वो ऑलमोस्टली 24 आवर्स से 36 आवर्स के बीच में ही होता है। यानी कि एक एग जो है वो ओव्यूलेशन के बाद सिर्फ 24 से 36 घंटे तक ही एबल होता है फर्टिलाइज्ड होने के लिए। वैसे अगर देखा जाए तो ऑलमोस्टली 12 से 18 घंटे तक ही इसका एबिलिटी होता है, बट इसका जो लाइफ स्पैन होता है फीमेल के अंदर वो 24 से 36 घंटे का होता है। तो ओव्यूलेशन के बाद या ओव्यूलेशन के पहले अगर स्पर्म्स वहाँ पहुँचता है जहाँ पर एग ओव्यूलेट हो रहा है, यानी कि फेलोपियन ट्यूब में, तो फर्टिलाइजेशन का चांसेस बढ़ जाता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि स्पर्म्स का जो लाइफ स्पैन होता है इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट वो ऑलमोस्टली 72 घंटे का होता है, लेकिन स्पर्म्स में जो एबिलिटी होती है फर्टिलाइज करने की वो एवरेज 48 आवर्स की ही होती है। यानी कि अगर स्पर्म्स फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में गया तो वो लगभग विद इन 48 आवर्स के भीतर अगर वो फर्टिलाइजेशन करता है तो ऑलमोस्टली
फर्टिलाइजेशन 90% सक्सेस होता है। तो यानी कि ओव्यूलेशन के 2 दिन पहले और ओव्यूलेशन के 1 दिन के बाद अगर स्पर्म्स जेनिटल ट्रैक्ट में फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है तो फर्टिलाइजेशन का चांसेस जो है वो बढ़ जाता है। तो ये फर्टिलाइजेशन का टाइमिंग है। अब अगर बात करें मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन की, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन को होने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होता है, जिसमें जो पहला रिक्वायरमेंट होता है वो होता है गैमेट्स का। तो यहाँ जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है जिसे हम एग यानी कि ओवम कहते हैं, लेकिन ये ओवम अपने सेकेंडरी oocyte स्टेज में है। ये सेकेंडरी oocyte स्टेज में है क्योंकि जो रिलीज ओवम होता है वो सेकेंडरी oocyte स्टेज में होता है। और यहाँ जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो स्पर्म है जो कि फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में जाएगा। तो जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स है फर्टिलाइजेशन में, उसमें जो पहला स्टेप है वो होता है गैमेट्स का, यानी कि एक ओवम का रिक्वायरमेंट, यानी कि एक सेकेंडरी oocytes का रिक्वायरमेंट होता है और एक स्पर्म्स का रिक्वायरमेंट होता है फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए। एग जो है यानी कि ओवम जो है वो नॉन मोटाइल लार्जर स्ट्रक्चर है और जो स्पर्म्स है वो मोटाइल और कंपैरेटिवली स्मॉलर स्ट्रक्चर है। जो दूसरा स्टेप होता है फर्टिलाइजेशन में वो है अराइवल ऑफ द स्पर्म्स। अगर दूसरे स्टेप्स की बात करें तो अराइवल ऑफ स्पर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। अराइवल ऑफ स्पर्म, इस फेज़ के दौरान जो स्पर्म्स है वो फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंचता है। तो जनरली जब मेल और फीमेल कोआपुलेशन करते हैं, यानी कि जब सीमेन का एजाकुलेशन होता है, जब सीमेन एजाकुलेट होता है फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर, तो ऑलमोस्टली उस ड्यूरेशन में 200 to 300 मिलियन ऑफ स्पर्म्स जो है वो फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में जाता है सीमेन के थ्रू। और मैं बता दूं, एक एजाकुलेशन में ऑलमोस्टली 1.5 ml से लेकर के 5 ml तक सीमेन का एजाकुलेशन होता है और इसी वॉल्यूम ऑफ सीमेन के अंदर ऑलमोस्टली 200 to 300 मिलियन ऑफ स्पर्म्स सर्वाइव करता है। बट एवरेज अगर देखा जाए, अगर ये स्पर्म्स का काउंट 15 मिलियन से कम है तो फर्टिलाइजेशन का जो चांसेस है वो रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है। और ऐसे केसेस में जिनके सीमेन के अंदर स्पर्म्स का काउंटिंग 15 मिलियन से कम होता है, ऑलमोस्टली वहाँ फर्टिलाइजेशन ना के बराबर होता है। अगर फर्टिलाइजेशन में तीसरे स्टेप्स की बात करें, तीसरे स्टेप्स में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, यहाँ पर जो स्पर्म्स होता है वो फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर एंटर करता है और वहाँ ऑलमोस्टली खुद को 4 से 5 घंटे के लिए, ऑलमोस्टली 4 to 5 आवर्स के लिए वहाँ पर खुद को एडजस्ट करता है। इस प्रोसेस को हम कैपेसिटेशन कहते हैं। कैपेसिटेशन वो मैकेनिज्म है जहाँ पर स्पर्म्स खुद को एडजस्ट करता है, यानी कि खुद के अंदर बहुत सारा मॉडिफिकेशन लाता है ताकि वो फर्टिलाइजेशन करने के एबल हो जाए। यानी कि जो स्पर्म्स सीमेन के अंदर है, जो कि मेल के एपिडिडर्मिस के अंदर स्टोर रहता है, वहाँ उसके एक्रोसोम में, यानी कि इसका जो ये लेयर है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में जो प्रोटीन वाला स्ट्रक्चर है वो लगभग सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिड बन जाता है, जो कि फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में एंटर करने के बाद ये जो स्ट्रक्चर है वो लिक्विडफाइड हो जाता है और इसके इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर कैल्शियम आयंस का डिपोजिशन बढ़ जाता है। यानी कि कुछ मॉडिफिकेशन होता है स्पर्म्स के अंदर कैपेसिटेशन के दौरान, और आफ्टर 4 to 5 आवर्स स्पर्म्स जो है वो एबल हो जाता है किसी भी एक को फर्टिलाइज करने के लिए। तो ये जो इवेंट्स होता है कैपेसिटेशन, वो फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में, यानी कि वजाइना के भीतर ही होता है, सर्विक्स के पास में ही होता है, और इसे कंप्लीट होने में ऑलमोस्टली 4 से 5 घंटे का टाइम लगता है। तो एक एजाकुलेशन में जो स्पर्म्स सीमेन के साथ फीमेल के वेजिनल ट्रैक्ट में एंटर करता है, वहाँ पर बहुत सारे स्पर्म्स जो है वो उनका डेथ हो जाता है, यानी कि वो फर्दर एबल नहीं हो पाते फर्टिलाइजेशन करने के लिए। और जो कुछ फिट स्पर्म बचते हैं उसमें से भी जो एक सिंगल फिट स्पर्म होता है वो क्या होता है, एग्स को फर्टिलाइज करने के लिए एबल होता है और फर्दर आगे मूव करता है। बट वैसे देखा जाए तो कैपेसिटेशन के बाद बहुत सारे स्पर्म्स जो हैं वो फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में आगे की तरफ बढ़ते हैं और
ओवम जो है, एग्स जो है वो या तो लेफ़्ट ओवेरी से और या तो कभी राइट ओवेरी से, मतलब मंथली एक बार लेफ़्ट ओवेरी से और या फिर राइट ओवेरी से एग्स का यानी सेकेंडरी oocytes को रिलीज़ करता है। और स्पर्म्स जो है वो लेफ़्ट या राइट की तरफ मूव करता है, लेफ़्ट या राइट ओवेरीज़ की तरफ यानी फेलोपियन ट्यूब से। और जिस किसी फेलोपियन ट्यूब में लेफ़्ट या राइट, जिस किसी फेलोपियन ट्यूब में एग्स प्रेजेंट होता है, वहाँ स्पर्म्स जाकर के एग्स को फर्टिलाइज़ करता है। तो चलिए देखते हैं एग्स और स्पर्म्स का जो मेटिंग होता है यानी कि जो कांटेक्ट होता है वो कैसे होता है। यहाँ जो चौथा स्टेप्स हमारे पास है वो है कांटेक्ट ऑफ स्पर्म एंड एग। कांटेक्ट ऑफ स्पर्म विथ एग। तो ये जो डायग्राम है, ये जो स्ट्रक्चर है वो एक सेकेंडरी oocytes का, एक रिलीज सेकेंडरी oocytes का है। यहाँ जो आप सेल्स देख रहे हैं, ये लेयर जो है, ये सेल्स एक्चुअली ग्रैनुलोसा सेल्स है। ग्रैनुलोसा सेल्स यानी कि ये लेयर जो है, इस लेयर को, फर्स्ट लेयर को हम कोरोना रेडियाटा कहते हैं, कोरोना रेडियाटा। इसके बाद का जो लेयर होता है इसे हम जोना पेलुसिडा कहते हैं, इस लेयर को हम जोना पेलुसिडा कहते हैं, जोना पेलुसिडा। और इसके बाद के लेयर को हम वाइटालाइन मेम्ब्रेन कहते हैं, वाइटालाइन मेम्ब्रेन। और ये एग्स का ऊप्लाज्म है यानी कि ये इसका साइटोप्लाज्म है। और ये एग्स के अंदर एक लार्ज हैप्लॉइड न्यूक्लियाई रहता है। और ये जो एग्स का स्टेट है इसे हम सेकेंडरी oocyte स्टेज कहते हैं। तो इस ड्यूरेशन में क्या होता है कि स्पर्म्स का एंट्री होता है, स्पर्म्स यहाँ पर आता है और वो यहाँ कुछ मैं स्पर्म्स को बनाऊँ पहले, ये कुछ स्पर्म्स है जो स्पर्म्स एग के पास पहुँचा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि जब स्पर्म्स खुद को कैपेसिटेट कर लेता है यानी कि जब कैपेसिटेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो स्पर्म्स के अंदर मोटिलिटी गेन हो जाता है, यानी कि स्पर्म्स का जो फ्लैजेला है उसके अंदर एक पावर आ जाता है और उसका जो वेलोसिटी है, स्पीड है फीमेल के फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचने का, वो बढ़ जाता है। और साथ साथ इस मैकेनिज़्म में यानी कि स्पर्म्स का एक के साथ कांटेक्ट करने में फेलोपियन ट्यूब का भी और यूटेरस का भी बहुत ज़्यादा फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब और स्पर्म्स के अंदर एक मूवमेंट होता है, उसके मसल्स के अंदर एक मूवमेंट होता है और उस मूवमेंट के चलते एक वेलोसिटी जनरेट होता है, एक फोर्स जनरेट होता है और उस फोर्स के चलते स्पर्म्स जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है। और साथ साथ स्पर्म्स में अपना फ्लैजेलरी मूवमेंट भी होता है जिसके चलते स्पर्म्स जो है वो एग्स तक पहुँच जाता है। तो एग्स के पास बहुत सारे स्पर्म्स यहाँ पहुँचता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि स्पर्म्स के हेड के पास, जो कि ये जो एक्रोसोमल सेक्शन है स्पर्म्स का हेड के पास, इस जगह पर बहुत सारा एंजाइम्स होता है। और इसमें जो सबसे पहला एंजाइम्स मैं यहाँ पे बताऊँगा वो एंजाइम्स है हायालुरोनिडेज। हायालुरोनिडेज, ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम स्पर्म्स के हेड के पास होता है। और ये जो पहला लेयर आप देख रहे हैं एग का, जिसे हम कोरोना रेडियाटा कहते हैं, कोरोना रेडियाटा एक्चुअली में हायालुरोनिक एसिड से बना हुआ होता है। हायालुरोनिक एसिड का एक लेयर होता है। तो सबसे पहले बहुत सारे स्पर्म्स अपने हेड से हायालुरोनिडेज एंजाइम्स को रिलीज़ करता है और ये एंजाइम्स हायालुरोनिक एसिड्स को न्यूट्रलाइज करता है। और न्यूट्रलाइज करने के बाद ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स यानी जो पहला लेयर है कोरोना रेडियाटा का, उसे डिज़ोल्व कर दिया जाता है। और डिज़ोल्व करने के बाद एक जो सिंगल स्पर्म है, वो सिंगल स्पर्म्स इस जगह पर यानी कि इस लेयर को डिज़ोल्व करने के बाद जोना पेलुसिडा लेयर के पास पहुंच जाता है। जोना पेलुसिडा जो एग्स का वो सेकेंड लेयर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर होता है, क्योंकि इस लेयर के पास एक सरफेस प्रोटीन होता है, एक रिसेप्टर साइट होता है, जिस सरफेस प्रोटीन को हम ZP3 प्रोटीन के नाम से जानते हैं। और ये जो सरफेस प्रोटीन है ये एक्चुअली एक स्पर्म रिसेप्टर सेल्स है या स्पर्म रिसेप्टर प्रोटीन है, इसे हम स्पर्म रिसेप्टर प्रोटीन बोल सकते हैं, जो कि जोना पेलुसिडा के पास होता है, यानी कि ये एक स्पेसिफिक होता है। और जब भी कोई स्पर्म्स इस साइट तक पहुंचता है तो ये जो लेयर है वो स्पर्म्स को आइडेंटिफाई करता है कि वेदर ये स्पर्म्स उसी स्पीसीज से बिलोंग कर रहा है या फिर किसी दूसरे स्पीसीज से। यानी कि अगर ये स्पर्म्स उसी स्पीसीज से बिलोंग कर रहा है जिस स्पीसीज का ये एग्स है, तो ये जोना पेलुसिडा
जो है वो परमिशन देगा स्पर्म्स को एंटर करने के लिए, फर्दर आगे मूवमेंट करने के लिए। और अगर ये स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि उस स्पीसीज से बिलोंग नहीं कर रहा ये स्पर्म्स, तो जो एग्स है यानी कि जो ये मेम्ब्रेन है वो स्पर्म्स को फर्दर एंट्री नहीं देगा, और ये जो मैकेनिज्म है फर्टिलाइजेशन का वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और इसके साथ साथ जोना पेलुसिडा का एक और फंक्शन भी है कि जब स्पर्म्स का हेड इस जोना पेलुसिडा को क्रॉस कर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचता है, तो पहुंचने के तुरंत बाद ही, मतलब ये डिज़ोल्व होने के तुरंत बाद ही एक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होने का रिजल्ट ये होता है कि फर्दर फिर कोई दूसरा स्पर्म्स इसमें एंटर नहीं करता, यानी कि पॉलीस्पर्मी को भी प्रिवेंट करता है ये जोना पेलुसिडा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है एग्स के बाहर सेकेंड लेयर में। तो जब ये पेनिट्रेशन होता है स्पर्म्स का इस जोना पेलुसिडा के पास, उसके बाद स्पर्म्स का जो हेड है वो इस मेम्ब्रेन में बरीड होता है, इस मेम्ब्रेन में, और इसका जो टेल है वो बाहर की तरफ ही छूट जाता है, बाहर की तरफ ही रह जाता है। और इस वाइटलाइन मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद स्पर्म्स का जो हेड है वो इस ऊप्लाज्म में पहुंचता है। ऊप्लाज्म जहां पर एग का अपना एक हैप्लॉइड न्यूक्लियाई यहाँ पर प्रेजेंट है, और इसके साथ साथ यहाँ इस स्टेज में सबसे पहले जब स्पर्म्स यहाँ एंटर करता है, इस स्टेज में ये जो सेकेंडरी oocytes है वो एक बार और मेयोसिस करता है, और मेयोसिस करने के बाद एक सेकेंडरी पोलर बॉडी को फॉर्म करता है, यहाँ सेकेंडरी पोलर बॉडी को फॉर्म करता है। और इस स्टेज को हम ओवम स्टेज कहते हैं। ये स्टेज जो है सेकेंडरी oocytes का वो ओवम स्टेज है, और यहीं पर स्पर्म्स जो है वो अपना हैप्लॉइड और यहीं पर स्पर्म्स जो है वो अपना हैप्लॉइड न्यूक्लियस को यहाँ रखता है। ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है स्पर्म्स का, और ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है एग्स का। और इस कंडीशन में जो दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है इसे हम प्रो न्यूक्लियाई कहते हैं, इसे हम प्रो न्यूक्लियाई या प्रो न्यूक्लियस कहते हैं ये स्टेज को। और इसके तुरंत बाद ही, कुछ टाइम के बाद ही, ये जो दोनों न्यूक्लियाई है, ये दोनों न्यूक्लियाई आपस में मीटिंग करता है और एक लार्ज डायप्लॉइड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है। ये एक लार्ज डायप्लॉइड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है, जहाँ पर ये जो स्टेज है, ये जो पूरा एग्स का स्टेज है, वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है जाइगोट स्टेज में, और फर्टिलाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ जो मेल और फीमेल प्रो न्यूक्लियस का जो फ्यूज़न होता है, मीटिंग होता है, उसे हम एम्फीमिक्सिस के नाम से जानते हैं, एम्फीमिक्सिस, या इसे हम कैरियोगेमी भी कहते हैं, इसे हम कैरियोगेमी भी कहते हैं। तो जाइगोट फॉर्मेशन के बाद प्रेगनेंसी का स्टार्टिंग होता है, बट प्रेगनेंसी जनरली स्टार्ट तब होता है जब फर्टिलाइज्ड एग यानी कि जाइगोट जो है वो इम्प्लांट होता है। तो इम्प्लांटेशन एक डिफरेंट स्टेट है, एक डिफरेंट इवेंट्स है, फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। और जाइगोट फॉर्मेशन के बाद ये जो जाइगोट स्टेज है, ये जो जाइगोट है, ये फर्दर इसके अंदर क्लीवेज होता है, यानी कि इसके अंदर माइटोसिस होता है, और ये जाइगोट डिफरेंट स्टेज वाला एक स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन करता है, जिसे हम मोरुला, और इसके बाद लगभग 64 सेल्स वाले स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, जिसे हम ब्लास्टुला कहते हैं। और ब्लास्टुला एक ब्लास्टोडिस्क कैविटी के साथ फॉर्म्ड होता है, और ये ब्लास्टुला जो है वो इंडोमेट्रियम में जाकर के इम्प्लांट होता है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया। हमारा अगला वीडियो जो होगा वो इम्प्लांटेशन के ऊपर होगा, यानी कि इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, कैसे होता है, और मोरुला से लेकर के, यानी कि जाइगोट फॉर्मेशन के बाद मोरुला से लेकर के जो इम्प्लांटेशन का स्टेप्स है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली इस वीडियोस को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और हाँ, अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैं आप लोगों से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है सोनू ठाकुर ब्लॉग। आप काइंडली उस चैनल्स को भी देखें, वहाँ बहुत ही अच्छे वीडियोस को अपलोड किया जा रहा है, बिहार से रिलेटेड ब्लॉग है। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस चैनल को देखें और उसके वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।